6:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। तो मिस्टर चीफ मिनिस्टर में हम देश और दुनिया की बात तो नहीं करते, बात हम उस राज्य की करते हैं जिससे आप जुड़े हुए हैं। आपके राज्य के मुद्दे की बात, आपके राज्य के मुख्यमंत्री की बात, आपके राज्य के मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं, ये प्रमुख रूप से दिखाना हमारा काम होता है। साथ ही आपके चीफ मिनिस्टर ने राज्य में क्या कुछ बड़ा किया वो दिखाना हमारा प्रमुख मकसद है। साथ ही आज कौन से बड़े शो में उन्होंने शिरकत की, कौन से कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया, ये बताना हमारा मकसद होता है। क्योंकि उनके कार्यक्रमों का एक हिस्सा तो आप ही हैं, क्योंकि वो तमाम योजनाएं वो सीधे आपसे जाकर जुड़ती हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती और इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि इस शो के जरिए हम आपको तमाम बातें बताएं। आज शुरुआत मिस्टर चीफ मिनिस्टर की करेंगे हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ। शुरुआत दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अभिभाषण पढ़ा। केजरीवाल सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि कई परेशानियों के बाद भी दिल्ली में सरकार ने अच्छे काम किए, प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि एलजी के अभिभाषण से पहले दिल्ली विधानसभा में हंगामा भी हुआ। उपराज्यपाल के अभिभाषण से ठीक पहले बीजेपी ने नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी विधायक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे थे। इसी बीच आम आदमी पार्टी के विधायक भी नारेबाजी करने लगे। इस कारण से एलजी अपना अभिभाषण ने शुरू ही नहीं कर पाए। इस दौरान स्पीकर ने हंगामा कर रहे विधायकों को सदन से बाहर कर दिया और चेतावनी भी दी। इसके बावजूद हंगामा नहीं थमा। इसके बाद स्पीकर ने बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी और ओपी शर्मा को मार्शल आउट करने का आदेश दे दिया। मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ऐसे हंगामा करना गलत है। इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया जो कि इसकी जांच करेगी। एलजी साहब का अभिभाषण था और आप सब लोगों ने सुना होगा कि एलजी साहब ने कैसे ये बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से दिल्ली में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हो रही है। हर क्षेत्र में हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, हर क्षेत्र के अंदर बहुत ज़बरदस्त प्रगति हुई है पिछले 5-7 साल के अंदर। और उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा कि कई अड़चनें आईं और उन सभी अड़चनों के बावजूद सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। तो सरकार के अंदर किस्म किस्म की इंटरफेरेंस हम लोग देख रहे हैं किस तरह से की जा रही है। सरकार का काम, चुनी हुई सरकार को काम ना करने देने के लिए किस तरह से परेशान किया जा रहा है। लेकिन सारी परेशानियों को लांघते हुए जनता को साथ लेके आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है। ये न केवल दिल्ली के लोग, पूरे देश के लोग मानते हैं। मैं समझता हूँ ये छोटी बातें हैं। जनतंत्र की इज्जत करनी चाहिए। 2 करोड़ लोगों ने अगर किसी सरकार को चुन के भेजा है तो उस सरकार को काम करने देना चाहिए। उस सरकार को अगर आप काम नहीं करने देंगे, तरह तरह की अड़चनें अड़ाएंगे, तो ये सही नहीं है। ये भी सही नहीं है क्योंकि अभी हम लोग देख रहे थे रूल्स के मुताबिक एलजी के भाषण के दौरान डिस्टर्बेंस करना एक तरह से मर्यादा के खिलाफ है, एक तरह से हाउस का कंटेम्प्ट है। तो उसके ऊपर अभी एक प्रस्ताव सारे सदन ने पास किया है। और अब बात देवभूमि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कर लेते हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 53,413 करोड़ रुपए का बजट दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में तकरीबन 25,000 विभिन्न कार्यात्मक पदों को भरने की घोषणा भी की है, अनाउंसमेंट किया। स्वास्थ्य विभाग, तकनीकी शिक्षा, पशुपालन, शहरी विकास, पंचायती राज, जल शक्ति, बिजली बोर्ड, ग्रामीण विकास विभाग, ये ऐसे पद होंगे जहां पर नियुक्तियां होंगी। इसके अलावा पेयजल, सिंचाई, सीवरेज स्कीमों के रखरखाव और परिचालन के लिए भी अलग अलग श्रेणियों के 5,000 पद भरे जाएंगे।
बजट में विधायक ऐच्छिक निधि को 12 से बढ़ाकर 13 लाख रुपए करने की घोषणा कर चुके हैं। विधायक क्षेत्र विकास निधि को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.10 करोड़ रुपए किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में हर उपमंडल की 2 पंचायतें ग्रीन पंचायतें बनाई जाएंगी। साथ ही प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन नीति लाई जाएगी। इसके अलावा कांगड़ा हवाई पट्टी का विस्तार मौजूदा 13 से 72 मीटर के से तकरीबन 3010 मीटर किया जाएगा। ये भी योजना है। शराब पर प्रति बोतल 10 रुपए दूध सेस लगाया जाएगा। इसका इस्तेमाल दूध उत्पादकों की आय में वृद्धि के लिए किया जाएगा। हमारी सरकार को बने अभी 3 महीने हुए हैं और विकट वित्तीय परिस्थितियों के अनुसार अपने संसाधनों को जुटाकर इस बजट के माध्यम से हम एक नई व्यवस्था की ओर जा रही है। ऐसी व्यवस्था जहां प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर हो, जहां हमारी जलवायु स्वच्छ रहे, उस दृष्टिकोण से हमने इस बजट का प्रारूप तैयार किया है। मेरा ये मानना है बजट एक महज दस्तावेज नहीं होना चाहिए और हमने 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है। इसीलिए इस बजट में जो परंपरागत हमारी जो गाड़ियां हैं जो हम बदलना चाह रहे हैं और इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जाना चाह रहे हैं, इस दृष्टि में एक सोची समझी रणनीति के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा है कि ग्रीन स्टेट बनने के लिए हमें और खर्चों में भी कमी करनी पड़े तो हम और खर्चों में भी हम कमी करेंगे। और सबसे बड़ा बदलाव हमने इसको रोजगार के साथ जोड़ा है, क्योंकि बजट में कुछ चीजें ऐसी है जिसको मैं अभी विवरण विस्तृत आपको यहां दे सकता हूं। हमने कहा कि 250 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट के जितने भी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगेंगे उस पर हमारी सरकार 40% की सब्सिडी देगी। हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं। अब प्राइवेट बस ऑपरेटर्स जब अपनी डीजल इंजन की बस खरीदता है तो वो 35 से 40 लाख में पड़ती है। अब जब 35 से 40 लाख में पड़ती है वो इलेक्ट्रिकल बस में क्यों जाएगा? और जब इलेक्ट्रिकल बस में उसको जाना होगा तो वो 80 और 90 लाख रुपया क्यों खर्चेगा? तो 80 और 90 लाख रुपया खर्च करने के लिए कि उसको इलेक्ट्रिकल बसेस में कन्वर्ट करना है, हमने 50 लाख रुपया पर इलेक्ट्रिकल बस पर परिवार ये देने का प्रावधान किया है। अब आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में बजट में क्या कुछ एलोकेट किया गया, तो ग्राफिक्स के जरिए जरा जल्दी से आपको बता देते हैं कि इस बजट की खास बातें क्या रही। तो ग्राफिक्स के जरिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज पेश किया 53,613 करोड़ रुपए का ये विशाल बजट आज उन्होंने पेश किया है। और साथ ही शिमला के पास जाटिया देवी में नया शहर बसाने का ऐलान भी किया। तो बड़ा बजट की जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। शिमला के पास जाटिया देवी में नया शहर बसाने का भी इस बजट में ऐलान किया गया है। और विधायक ऐच्छिक निधि को 12 लाख से बढ़ाकर 13 लाख रुपए किया गया है। साथ ही
युवाओं को सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट में 40% सब्सिडी, ई प्राइवेट बस ट्रक की खरीद पर 50% सब्सिडी, शराब की बोतल पर 10 रुपए का अतिरिक्त काउ सेस, शराब के सालाना 100 करोड़ के राजस्व का अनुमान, 20,000 छात्राओं को स्कूटी के लिए 25,000 की राशि, 24 घंटे वाटर सप्लाई के लिए भी वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन बिल 40,000 नए जो हैं किया गया है रेगुलेशन बिल। शराब से सालाना 100 करोड़ के राजस्व का अनुमान भी इस बजट में लगाया गया है। और क्या कुछ हुआ है वो जरा ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं। मेरे लेफ्ट वाले कॉर्नर पे तमाम महत्वपूर्ण बिंदु चल रही है। 20,000 छात्राओं को स्कूटी के लिए 25,000 की राशि भी दी जाएगी, महत्वपूर्ण है, और इससे छात्राओं को संबल भी मिलेगा। 24 घंटे वाटर सप्लाई के लिए वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन बिल भी लाया जा रहा है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप देखते हैं पहाड़ी इलाकों में बिजली की समस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में 40,000 नए लोगों को सोशल सिक्योरिटी पेंशन की भी बात इस बजट में की गई है। अब आगे बढ़ेंगे, हम बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात, जिन्होंने खरगोन में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना पैसा एक्ट जागरूकता सम्मेलन में शरीक हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब कन्यादान विवाह योजना के तहत बेटियों को सामग्री की जगह उतनी राशि का चेक दिया जाएगा। ये फैसला इसीलिए किया गया है क्योंकि कई जगह घटिया सामग्री देने की शिकायतें सामने आई थी। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा भी की है कि अब बुजुर्गों को 1,000 रुपये महीना पेंशन भी प्रदान किया जाएगा। और इससे पहले बुरहानपुर जिले के शाहपुर में दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के पंचधातु से बनी 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल और सांसद ज्ञानेश्वर पटेल और नंदू भैया के पुत्र मौजूद थे। इसके बाद मुख्यमंत्री पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में भी शरीक हुए। यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सिंगल क्लिक के माध्यम से स्टूडेंट्स के खाते में 330 करोड़ रुपए डाले। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छात्रों से कहा कि आपके पास टैलेंट है तो वहीं फीस की चिंता मत करो, वो मामा शिवराज भरेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने तकरीबन 2,37,000 बच्चों की फीस भरी है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमारे बच्चे ठीक से पढ़ें लिखें आगे बढ़े, इसके लिए हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना लागू की और तय किया मेडिकल इंजीनियरिंग IIT सहित कहीं भी एडमिशन होने पर बच्चों की फीस हम भरवाएंगे। मेरे मन में यह था कि बेटी को घर से विदा करना चाहिए तो सामान दे के करना चाहिए, तो कुछ सामग्री का प्रावधान किया, लेकिन वो सामग्री में कई तरह की प्रॉब्लम आ रही है। कई बार अभी अखबार में पढ़ने मिला कि वो घटिया आ गई। अच्छा, कई बार घटिया ना भी हो तो सवाल उठ जाते। इसलिए आज बुरहानपुर से मैं तय कर रहा हूं, अब सामग्री नहीं देंगे, अब सीधे बेटी के हाथ में चेक देंगे ताकि वो जो चाहे वो सामान खरीद ले। कहां देखे अपन को, ने घटिया साड़ी खरीद ली के गिलट की पांजेब खरीद ली। अब ये इंसान नाम का आदमी भी बड़ा कमाल का है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ तो जहां मौका मिल जाए वहीं खा जाए। इसलिए अब तय किया कि चेक दे दें। ठीक रहेगा कि नहीं बहनों? अरे तुमसे पूछ रहा हूं, ठीक रहेगा कि नहीं? सीधे चेक दे दें, जो खरीदना खरीद ले। अब कौन होते हो तुम, तुम्हें खरीदने वाले। आज से योजना में ये बदलाव कर दिया जाए। और अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि आज मुरादाबाद पहुंचे। यहाँ पर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी ने अस्पताल में संभल कोल्ड स्टोरेज घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी एक एक मरीज के पास जाकर उसका हालचाल उन्होंने जाना। कोल्ड स्टोर में हुए हादसे को लेकर के मुख्यमंत्री योगी ने दुख जताया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कल से ही प्रदेश सरकार की तरफ से घटना स्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू किया जा रहा है। हादसे के मलबे में दबे अब तक 22 लोगों को निकाला जा चुका है। इसमें से 6 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि हादसे में घायल हुए लोगों को TMU अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शासन स्तर से मंडल आयुक्त के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो कि हादसे की जांच करेगा। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि हादसे में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने मृतक के परिवार वालों को तकरीबन 2-2 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया है, जबकि गंभीर रूप से घायल को 50,000 रुपये की आर्थिक राशि दी जाएगी। कल जनपद संभल के चंदौसी में एक दुखद हादसा हुआ है। वहां पर कल से ही हमारा रेस्क्यू का कार्य चल रहा है। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही मंडलायुक्त और पुलिस महानिरीक्षक की पूरी टीम वहां पर रेस्क्यू के कार्य के साथ जुड़ी हुई है। कोल्ड स्टोरेज में एक निर्माण कार्य के दौरान यह हादसा हुआ है। इस पूरे हादसे के दौरान अब तक 22 लोगों को वहां से निकाला गया है, जिनमें 6 लोग ऐसे हैं जो प्राथमिक उपचार के बाद अपने घरों को जा चुके हैं। 4 कोल्ड स्टोरेज में कार्य करने वाले कर्मी ऐसे हैं जो तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के इस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनका यहाँ उपचार चल रहा है। एक अन्य घायल व्यक्ति को मेरठ रेफर किया गया है। इस हादसे में 11 लोगों की दुखद मौत हुई है। सरकार ने, हम लोगों ने प्रदेश शासन की ओर से मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है जो इसके पूरे कारणों की जांच करेगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए दोषी जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। इस पूरी घटना के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। मृतक के परिजनों को हम लोगों ने राज्य मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायल परिवारों को भी 50,000 रुपए की सहायता देने के साथ ही जो कृषक हैं या फिर कृषि कार्य के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें मुख्यमंत्री, उन मृतक परिवारों को भी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सहायता कराने के लिए आदेश दिए गए हैं। रेस्क्यू कार्य अभी चल रहा है। पूरा रेस्क्यू संपन्न होने के बाद ही और पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में जिला प्रशासन और मंडलायुक्त के स्तर पर वहां पर सभी तथ्यों को सामने रख करके जो भी विधिक कार्रवाई होगी वह उसे आगे बढ़ाया जाएगा। और इससे पहले राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि पर उन्हें प्रदेश वासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कांग्रेस ने इस देश में लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश की है तब हेमवती नंदन बहुगुणा को मतभेद के चलते मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। इसके बावजूद बहुगुणा जी ने कभी भी अपने मूल्यों और आदर्शों को नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि स्वर्गीय बहुगुणा का जन्म पौड़ी जिले में हुआ था। शुरू की पढ़ाई उन्होंने गांव से की, जबकि आगे की पढ़ाई के लिए वो प्रयागराज आए। इसी दौरान ही देश की आज़ादी के आंदोलन से भी जुड़े और कई आंदोलन में हिस्सा लिया। स्वतंत्र भारत में अनेक सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के साथ जुड़ते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपना योग्य तेजस्वी नेतृत्व दिया। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से
उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि स्वर्गीय बहुगुणा जी का जन्म आज के उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के गांव में हुआ था। और एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में घोषणा की, राजस्थान में बनाए जाएंगे तकरीबन 19 नए जिले। मुख्यमंत्री गहलोत ने बहुत बड़ी बात कही है। विधानसभा से उन्होंने घोषणा की, तकरीबन 19 नए जिले बनाए जाएंगे, 3 नए संभाग बनाए जाएंगे और बनाए गए हैं, माफ कीजिएगा। राजस्थान में कुल 52 जिले होंगे। ये बहुत बड़ी खबर है राजस्थान की। और याद रहे कि इस साल विधानसभा चुनाव भी है राजस्थान में। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बहुत बड़ी जो घोषणा है वो हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान में तकरीबन 19 नए जिले बनाए जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं वो। 3 नए संभाग बनाए गए हैं, ये वैसा मुख्यमंत्री ने बताया, अशोक गहलोत जी ने, कि 3 नए संभाग बने हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा से बहुत बड़ी घोषणा की है। तो आपने हमारी एक बड़ी खबर तो देख ली और साथ ही आपने देखा कि कैसे विधानसभा चुनाव इस वक्त राजस्थान में हो। लगातार बड़ी बड़ी खबरें आपको मिलती ही रहेंगी, लेकिन आप देखना ना भूलें ठीक 6:30 बजे मिस्टर चीफ मिनिस्टर, और साथ ही अब आपके राज्य में क्या कुछ हो रहा है, इन घटनाओं को मिस मत करिएगा, देखिएगा जरूर। और देखना ना भूलें न्यूज़ 24/7।